सोल को हमारी जो लाइफ होती है, हमें 3 मौके मिलते हैं टू लीव द लाइफ, अपनी लाइफ। हाँ, हम सोल का डिसीजन होता है इसने कब जाना है। तो वो पहले से 3 मौके सेट करके आते हैं कि इस टाइम निकल जाएंगे हम और आगे लाइफ में नहीं जाएंगे। जब हमारा जो भी थॉट होता है मरने के समय, मृत्यु के समय, क्या वो थॉट हमारी सोल की जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत इम्पोर्टेंट। तो कई बार तो जैसे वो सेम घर बनाया है आपने, बहुत अच्छा, पर आपकी डेथ हो गई, तो आप फिर यू कम बैक एज द चाइल्ड भोग करने। हाँ, तो आपकी जो कर्म है वो आपके साथ ही जा रहे हैं, कोई हिसाब करने वाला आप खुद ही करते हो। अच्छा। आप अपने जो आपने कर्म किए हैं या नहीं किए वो आप खुद ही अकाउंट रखते हो। कोई वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है कि आपके लिख रहा है कि क्या क्या गलत किया आपने या कैसे नहीं करना चाहिए। सोल अपना ही जज होता है। एंजल नंबर्स हम कहते हैं उनको, 22, 111, ऐसे वाले नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो एक तरह की साइन पोस्ट है कि आप सही रास्ते चल रहे हो। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, आज बात होगी री इनकारनेशन पे, रीबर्थ पे। साथ ही बात होगी एंसेस्ट्रल कर्मा, जिसको आप पितृदोष के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कि कैसे हमारे पूर्वज हमारी इस लाइफ को प्रभावित करते हैं, पास्ट लाइफ से इसका क्या कनेक्शन होता है। और इन सभी विषयों पर मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रही हैं मीनू मिनोचा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेबिन मैजिक की डायरेक्टर हैं, साथ ही रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं। तो मैम, आज हम बात करेंगे री इनकारनेशन पर। क्या होता है री इनकारनेशन? बहुत अलग रिलीजन में बहुत अलग थ्योरीज हैं, बट आज हम चूँकि सनातन में री इनकारनेशन की थ्योरी को मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जाती है शरीर छोड़कर तो अगला जन्म भी लेती है, उसके पुनर्जन्म होते हैं, पिछले जन्म भी होते हैं। सबसे पहले सोल जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी मैम कि कैसे एक आत्मा अपना शरीर चुनती है? तो जो आत्मा आती है लाइफ में, उससे पहले बहुत बड़ा एक प्लानिंग का सिस्टम चलता है। तो हर चीज़ जो है ना सेट होती है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे उनके साथ, कौन कौन उनके साथ आगे जर्नी में बढ़ेगा। पेरेंट्स होंगे या क्लोज रिलेटिव्स या एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड सर्कल, वो सब कुछ पहले कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोल्स ऑफ़र भी करते हैं थोड़ा सा, इन जो पास कर्मा के हिसाब से सब प्लान करते हैं कि हमने कर्मा रिजॉल्व करना है, तो उस वजह से हम लोग इकट्ठे आएंगे। तो ये प्लानिंग पहले से ही होती है। अब उस लाइफ टाइम में उस सोल ने क्या सीखना है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जगह चुनते हैं, जो सारे चैलेंजेस आएंगे। तो अब जैसे किसी ने कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी ले लेते हैं कि उसकी वजह से, कि कई बार एरोगेंस होती है बहुत, तो अगर आप ऐसे किसी में आएंगे तो आपकी एरोगेंस कम होएगी, हम्बलनेस सीखोगे आप। तो वो सीखने के लिए वो कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम अब कोई और कैसी भी प्रॉब्लम ले लेंगे ताकि उनकी ईगो डाउन हो। अब एक केस मैंने पढ़ा था, ये मेरा हुआ नहीं था, तो उसमें बहुत एरोगेंट था वो बंदा और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी उसकी। 40 इयर्स की एज में लाइक बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उसमें डाइव किया उसने स्विमिंग पूल में और उसके सर पे चोट लग गई। तो रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है उसकी अब वेजिटेबल ही बन के रहना था। इसमें एक और चीज़ होती है, सोल को हमारी जो लाइफ होती है, हमें 3 मौके मिलते हैं टू लीव द लाइफ, अपनी लाइफ। हाँ, हम सोल का डिसीजन होता है इसने कब जाना है। तो वो पहले से 3 मौके सेट करके आते हैं कि इस टाइम निकल जाएंगे हम और आगे लाइफ में नहीं जाएंगे। अगर आपकी लाइफ आपके सोल की जर्नी के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आप छोड़ दोगे। तो आप कॉन्शियस माइंड से तो नहीं छोड़ना चाहते हो, आप तो जीना चाहते हो, बट आपका सोल बहुत पावरफुल है, तो वो निकल जाएगा। अगर उसको नहीं सेटिंग ठीक लग रही कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तो वो सो जाए। इसका उन्होंने बताया था कि उसका जब चेक बाद में लाइक मच लेटर ऑन थ्रू समबडी उसका पास नहीं हुआ था, तो उस मोमेंट में इस बंदे को ऑफ़र दी गई थी कि अब तुम लाइफ छोड़ सकते हो क्योंकि आगे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। बट ही रिफ्यूज्ड। ही सेज कि मैं इस लाइफ टाइम में सीखने आया हूँ, कोई ईगो को कैसे डाउन करना है, हम्बल कैसे होना है। अब मैं जब चेयर पे बैठूँगा, मेरे को सेवा करानी पड़ेगी, तो मैं ऑटोमेटिकली हम्बल हूँगा, तो मेरी ईगो डाउन होगी। तो कई बार बहुत टफ लेसन भी चूज़ करता है अपने लिए सोल, तो ही चोज़ टू कंटिन्यू। आपको हर पॉइंट में ये नहीं कि आप उन्होंने बना के भेज के छोड़ दिया, ऐसी कोई यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता रहता है। हर पॉइंट में आपको मौके मिलते रहते हैं।
हमें अवेयर होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है हमारे साथ, क्या चांसेस हम ले सकते हैं। तो इट्स अ कांस्टेंट, जैसे वो ना पेरेंट्स बच्चे का ध्यान रखते हैं, यूनिवर्स हमारा ध्यान रखता है। अपने आप मौके मिलते हैं हमें आगे बढ़ने के, रास्ते खुलते हैं, बट वही है कि हमारी अवेयरनेस होएगी तभी हम समझ पाएंगे। अच्छा मैम, मान लीजिए किसी सोल ने एक फैमिली चूज़ की कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, मुझे भी वो एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल बन लिए, हमने तो कभी मटेरियलिस्टिक गेन्स देखे ही नहीं या कोशिश ही नहीं कहीं जाने में, लेकिन हमारा बच्चा ये करे, तो फिर उस सोल का पर्पस तो आप चेंज कर रहे हो, तो क्या ऐसी सोल्स भी फिर बॉडी छोड़ देती हैं? अगर उनका नहीं उनको मिलेगा सही रास्ता, सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो दे कैन लीव द बॉडी, क्योंकि वो आए अपनी ग्रोथ के लिए। सोल इस मामले में बहुत सेल्फिश है। अच्छा। तो उसको जो करना है वो करना ही है। तो आप कहीं देखोगे ना, वो लड़ाई करके भी, जहाँ कर्मा पूरा होना है, लड़ाई करके भी आप शादी कर रहे हो, क्योंकि आपका कर्मा बहुत स्ट्रांग है, आपको खींच रहा है उस तरफ, तो आपको जाना ही पड़ेगा। और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना है तो आप लड़ाई करके भी जा रहे हो, तो और छोटी एज में भी जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, फैमिली है तो भी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि वो पुल जो है ना बहुत स्ट्रांग है। सोल की जो पुल है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको फोर्स करती है। क्या कोई ऐसे एविडेंसेस भी हैं मैम जो ये बताते हो कि रीइंकार्नेशन सच में कुछ है? बिल्कुल है। तो मेरा केस एक रीइंकार्नेशन का मेरे सामने ही हुआ था, 1-2 केसेस हुए हैं। तो एक जैसे कपल था, तो उनके घर में उनको बड़ी अजीब सी चीज़ें फील होती थी। तो नया घर में शिफ्ट किया था उन्होंने, 7th-8th फ्लोर में था उनका, तो वो आना चाहते थे मेरे पास। इनफैक्ट वो इसी लाइन से कनेक्टेड थे, हस्बैंड वाइफ, तो आना चाहते थे, नहीं आ पा रहे थे, कि बिजी लाइफ रहती है आप लोगों की बहुत। तो 3 महीने तक कोशिश करते करते फाइनली दिसंबर में एक सैटरडे को हस्बैंड वाइफ आए। वाइफ के ऊपर मैंने सेशन किया। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं था कि उनको कुछ अजीब फील होता है घर में। वो कहते हैं वो डर जाएगा, वो कहते हैं वो डर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को बताते ही नहीं थी। होता क्या था, उनको लगता था कि कोई निकल रहा है, दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। और कहते मंदिर में बल्ब जलाते हो ब्लास्ट हो जाता है, मतलब जलता ही नहीं है मंदिर में, लाइट जो है ना जलती ही नहीं थी। तो उनको फील तो हो रहा था, पर आपस में डिस्कस नहीं कर रहे थे, पर कह रहे थे हमने सेशन कराना है, कुछ समझना है, कुछ करना है दोनों। तो आपस में जब वहाँ मेरे सामने बात हुई तो देन दे गॉट अ शॉक कि अच्छा इसको भी पता है, इसको भी। तो वाइफ के ऊपर मैंने किया, तो शी इमीडिएटली सॉ अ स्मॉल गर्ल 4-5 ईयर्स की, 6 ईयर्स, ऐसी छोटी, ड्राइंग रूम में खड़ी है उनके घर के, एंड अनाउंस कर रही है ये तो मेरा घर है। तो देन दे वर लाइक, हाँ, मैंने उससे पूछने की कोशिश करी कि आपका घर कैसे है, क्या, कहती ये तो मेरा घर है। और एंड शी वॉज लाइक मूविंग अराउंड, उस लेडी को फील हो रहा था कि ड्राइंग रूम में मूव कर रही है, टच कर रही है, ये सब मेरा घर है ये। देन दैट सोल कम्युनिकेटेड कि इनकी एक डॉटर थी छोटी सी, 3-4 ईयर्स की, तो वो जो पायजेब पहनती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं, वो जब भी पहनती है ना, मैं उसको चुबा देती हूँ ताकि वो उतार दे। वो रोने लगती थी तो उसको फिर माँ को पायजेब उतारनी पड़ती थी, उससे उतरवा लेती थी। और एक और ये थी, उसका जो लहंगा पहनती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब छोटी सी लड़की, उसको यही इंटरेस्ट था कि कपड़े हैं, पायजेब है, ये उसको अच्छे लग रहे हैं, और यहीं पे घूम रही है वो। तो उसको फिर बड़ी मुश्किल से पर्सुएड करके रिलीज़ किया कि अच्छा तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो तुम एज ए ह्यूमन आ जाओ ना बेबी, तो तुम्हें पायजेब भी मिल जाएगी। तो जो लड़कियों के शौक होते हैं ना, उसके थ्रू उसको पर्सुएड करके उसको रिलीज़ किया, हटा दिया। तो शी वॉज एबल टू रिलीज इट, एंड घर जाके उनको फ़ोन आया कि वी आर फीलिंग अ डिफरेंस घर में। तो जो पहले वो वाली सेंसेशन आ रही थी वो नहीं आ रही। वो सेम डे आ गया मुझे फ़ोन शाम को ही। अगले दिन द हस्बैंड कॉल मी अप कि मुझे सेशन के लिए आना है। 3 महीने से नहीं आ पा रहे वो, सैटरडे को आया, अगले दिन कह रहा मुझे आना है। तो बाई चांस मैं 2 दिन बिजी थी, तो मैंने फिर वेडनेसडे का टाइम दिया, मैं कहा आ जाओ। जैसे ही उसको सेशन में लेके गई ना, कहते मेरी बेटी कहाँ है। आई वॉज लाइक शॉक, क्योंकि ये क्यों पूछ रहा है। फिर वो कह रहा है कि मेरे ड्राइंग रूम में देयर इज़ अ कपल स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा हुआ है आगे ऐसे करके तन के, और पीछे एक लेडी बैठी हुई है जो उनका स्टूल है उसके ऊपर बैठी हुई है, एंड दे आर आस्किंग कि मेरी बेटी कहाँ है। तो देन वी कनेक्टेड कि जो रिलीज़ किया था वो इनकी बेटी थी, अब वो भी वहीं है। वो भी वहीं है। अब उस सोल ने फिर बताया कि हम लोग जब ये बिल्डिंग बन रही थी, हम लोग गाड़ी में क्रॉस कर रहे थे, और ये पीछे बैठी हुई थी। तो जैसे बच्चे उछलते हैं,
कह रही मैं ना इसके 7th फ्लोर पे रहूँगी बिल्डिंग देख के। तो कह रहे हम हंस रहे थे कि हमारा इतना अच्छा घर है, तुम इसके 7th फ्लोर पे क्यों रहोगी? कहती नहीं नहीं मुझे इसके 7th फ्लोर पे रहना है, मतलब जो भी फ्लोर था 7। और कहते उस टाइम में देयर वाज अ ट्रक बैकिंग आउट फ्रॉम दिस, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, ट्रक बैक आउट कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ऑल 3 पास्ड अवे ऑन दैट स्पॉट। और कहते हमारा सोल जैसे हम निकले तो हम देख रहे हैं ये कहाँ है, तो हमें ये नहीं मिल रही। फिर हमें समझ आई कि 7th फ्लोर पे। तो कहते हैं फिर हम इसको परसुएट करते हैं कि हमें अब आगे मूव करना है, तो चल ले। तो समहाउ क्या कनेक्शन था, दे वर नॉट एबल टू लीव हर कि तुम हमारे साथ ही चल। तो ये मना कर नहीं, मैं तो ही 7th फ्लोर पे। वो जो लास्ट थॉट उसका चल रहा था ना, तो उसका वो वही चल रहा था कि मैं 7th फ्लोर पे ही रहना है। उसके बाद कहते हैं हम लोग अंदर नहीं आते थे, हम बालकनी पे रहते थे। एंड देन लेटर दैट जेंटलमैन शेयर्ड कि बालकनी हम जितनी मर्जी साफ़ कर ले वो हमेशा गंदी रहती है। 7th फ्लोर पे ट्विग्स पड़ी हैं, चिड़ियों की वो पड़ी हुई है पीठ, इधर हम जितनी मर्जी साफ़ कर ले फिर गंदा हो जाता। तो हम लोग जाते ही नहीं थे बाहर बालकनी में। उन्होंने कहा कि हम लोग उस एरिया में रहते थे तो हम नहीं चाहते थे कि इंटरेक्शन हो, तो हम गंदा रखते थे। मतलब गंदे का समझ आ गई कि रीज़न क्या था कि वो क्यों गंदी रहती थी बालकनी। तो एनीवे उनको फिर समझाया कि उसको रिलीज़ कर दिया, तो वो दे वर वेरी हैप्पी। कहते चलो, कहते हमें नहीं समझ आई कि शी इज़ गॉन, पर हमें लग रहा था कि वो मिसिंग है, तो अगर रिलीज़ हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो नाउ वी कैन ऑल्सो गो हैप्पीली, एंड दे बोथ वर रिलीज्ड। मैम आपको डर नहीं लगता है, आप सोल से बात करते हैं जब भी आप ये ला? पहला जब हुआ था तब लगा था, उसके बाद तो गॉट यूज्ड टू इट। ओके, कैसा डर लगा था पहली बार जब? पहली बार तो वो समझ नहीं आई थी ना कि हाउ डू आई हैंडल इट। तो पर वही है कि आपको जो आप हैंडल कर सकते हैं आपको वही मिलता है। तो वो थॉट हमेशा मेरे माइंड में रहता है। तो मैं कहा ओके आई कैन हैंडल इट, तो आई कैन डू इट। तो फिर मैं आपको बताती हूँ अभी केस क्या हुआ था। इसका मैं रीइंकार्नेशन बता रही हूँ। सो उसके बाद वो भी रिलीज़ हो गए, घर में सब कुछ शांति हो गई और वो लाइट भी जलने लग गई मंदिर में। दे कॉल्ड मी अप एंड दे सेज कि हम ना वो जो पायजेब पहनती थी तो अब हम उसको फेंक दें, अब मन नहीं कर रहा उस बच्चे को पहनाने का, दे दे किसी को। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसको लपेट के ना रख दो। आई डोंट नो व्हाट मेड मी से दैट। रख दिया। साल बाद दे हैड अ डॉटर एंड देन दैट जेंटलमैन ही सेज, ही कॉल्ड मी अप, ही सेज कि ये वही सोल होएगी। मैंने कहा हाउ डू यू फील, अगर वही सोल है तो हाउ डू? कहते नहीं अब तो मेरी डॉटर है। वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वो तो सोल थी, अब यहाँ पे मेरी डॉटर है। तो कहते ये, कहता है मुझे भी लग रहा है वही। मैं कहा अच्छा आपको कैसे लग रहा है? कहते हैं बाय द टाइम द चाइल्ड वाज, बेबी वाज 3 months ओल्ड। कहते ये ना बहुत रो रही थी एक दिन, चुप ही नहीं कर रही थी। तो पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने ना वो पायजेब निकाल के उसके पास रख दी, चुप हो गई। लाइक व्हाट वाज द कनेक्शन? तो सिर्फ रखी हमने उसके पास, वो शांत हो गई। तो इससे समझ आ रहा है कि मे बी इट इज़ दैट सेम सोल आई है वापस। मैं कहा बिल्कुल आ भी सकती, क्योंकि हमने उसको प्रॉमिस किया था। 7th फ्लोर, पायल, सब कुछ घर, हाँ सब कुछ। तो इट वॉज अ वेरी पावरफुल केस रीइंकार्नेशन का, कि वो वापस आ गई कि मुझे वो घर चाहिए। घर उसको बहुत पसंद था, पायल पसंद थी, अब ड्रेस भी पहन लेगी, बड़ी बहन की तो पहन ही सकते हैं। वो तो लाइक सामने केस मतलब आप मानते हो रीइंकार्नेशन है, वी ऑल आर रीइंकार्नेटिंग, वो तो समझ आती है। बट कुछ सामने ऐसी चीज़ आए ना तो फिर बहुत ही वो अमेजिंग लगता है कि कुछ मिरेकल ही हो गया है। डेफिनेटली मैम आपने अभी जो ये केस शेयर किया उसमें आपने लास्ट थॉट की बात बताई कि उस बच्ची का लास्ट थॉट ये था कि मुझे 7th फ्लोर पे इसी बिल्डिंग में रहना है, ये मेरा घर है। तो वो सोल वहाँ रिलीज़ होकर वहाँ पहुँच गई। तो जब हमारा जो भी थॉट होता है मरने के समय, मृत्यु के समय, क्या वो थॉट हमारी सोल की जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत इम्पोर्टेंट। आपने एक तरह से अपना लाइफ का ब्लूप्रिंट सेट कर दिया उस थॉट से, नेक्स्ट लाइफ टाइम का। तो यहाँ पे जैसे उसने सेट कर दिया 7th फ्लोर का, तो क्या वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी जो लाइफ की बाकी सारी फीलिंग थी उनको उसने ओवरकम कर दिया? हाँ। तो वो वही 7th फ्लोर ही अटक गया उसके लास्ट थॉट। वो तभी तो कहते हैं राम 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 करते रहो लास्ट मोमेंट में, ताकि भगवान से कनेक्शन हो। आपका लास्ट थॉट जो होएगा वो बहुत पावरफुल है। अब जैसे एक लेडी शी फेल्ट कि ये लाइफ तो बेकार है, शादी क्यों करी मैंने, बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, तो शी पास्ड अवे विद दैट, क्यों शादी करी? तो अब इस लाइफ टाइम में उसने ब्लॉकेज क्रिएट कर ली अपनी, शादी नहीं हो रही उसकी। अच्छा मैम, कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये बहुत लोग कनेक्ट भी करेंगे, बहुत फूडी होते हैं
उनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए, तरह तरह का खाना खाते रहेंगे, पूरे टाइम सिर्फ खाने की ही बातें करते हैं, खाने की ही वीडियोस देखते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पास्ट लाइफ में उनका जो लास्ट थॉट हो वो खाना ही लास्ट थॉट भी हो सकता है, प्लस मे बी उन वहाँ पे लैक था, उनको खाना नहीं मिल रहा था। ओके। तो इनफैक्ट मुझे अभी क्लियर याद नहीं आ रहा, एक केस आया था मेरे पास ऐसे, तो उनको खाना बहुत मुश्किल से मिल रहा था। तो इस लाइफ टाइम में कह रहे हैं कि मेरे बहुत अट्रैक्शन है फूड की तरफ। एक तो वो हो सकता है, दैट इज लाइक बहुत एंगल्स होते हैं। एक होता है कई बार एंटिटी पकड़ लेती है और वो खाना चाहती है। जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें तो जरूर होती है कोई ना कोई विच पुशेस देम टू ड्रिंक मोर एंड मोर। मतलब ये ब्लेम मत करने रहा है कि वो एंटिटी पी रही है मैं नहीं पी रहा हूँ, वो ब्लेम नहीं आना चाहिए। पर कई बार हो जाता है कि एंटिटी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है वो अटैच हो जाती है और वो पुश करती है आपको टू ड्रिंक और ओवर ईट, बिंजिंग जैसे होती है, ओवर ईटिंग की तरफ भी वो पुश करती है। और कई बार आपका खुद का ही इंक्लिनेशन होता है, आप बहुत डिप्रेशन में हो, तो स्ट्रेस में हो, देन ऑल्सो आप खाते हैं बहुत ज़्यादा। पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट हो सकता है। ओके मैम, एंसेस्ट्रल कर्मा पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या एंसेस्टर्स के कर्मा हमारे प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और मतलब कई बार तो पीढ़ियाँ से जो कर्स स्पेशली जो होते हैं वो चले आते हैं। अभी रिसेंटली एक केस मैंने किया था, उसकी ना जैसे बड़े भाई की फैमिली से नहीं बनती, अब घर एक ही है, बंटवारा भी करना है तो वो कर भी नहीं रहे थे। तो कुछ कह रहे थे अच्छा हमें दे दो हमारा हिस्सा तो हम चले जाते, यू बाय दिस पोर्शन, हमारा पोर्शन। वो नहीं कर रहे थे, तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी और उल्टा सीधा सब। इनकी फैमिली में बीमारी रहती है, जो ये यंगर ब्रदर जो था उनका बेटा मेरे पास आया था, तो उसका फिर मैंने पास्ट लाइफ किया। तो उन्होंने देखा कि उस जगह पे जहाँ पे उनका घर है, तो इट इज़ समवेयर इन वेस्ट दिल्ली साइड में ही कहीं पर है, वहाँ पे नीचे कब्र बनी हुई थी। और वो कब्र एक बहुत पहुँचे हुए जैसे कोई साधु थे उनकी थी। तो उस टाइम में उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे थे कि ब्लैक मैजिक करता है, ये करता है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने जैसे समाधि में बैठ गया था और एक अपनी जो भक्तन थी उसको ड्यूटी लगा दी कि तुम मेरा ध्यान रखियो, मैं अभी तो जा रहा हूँ, मेरी सोल जा रही है, बट आई विल कम बैक। ये पहले वाले करते थे ऐसे साधु, बॉडी छोड़ के चले जाते थे, देन दे एबल टू कम आउट ऑफ बॉडी जैसे, तो वो होते थे, एंड आई विल कम बैक। तो उसने करा, थोड़ा ध्यान रखा थोड़ा टाइम, बट ड्यू टू प्रेशर और समथिंग, मतलब उसको कि ये जगह बहुत ख़राब है, ये हो रहा है, तो लोगों ने आके उसकी बॉडी को दफना दिया, दफना दिया। तो अब जब वो वापस आया तो उसको बॉडी नहीं मिल रही थी। तो अब वो इसको ब्लेम कर रहा था कि तुमने ध्यान नहीं दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो दिस लेडी वाज लाइक कि मैंने तो बहुत ध्यान रखा है। तो उसको फिर शी इवन फेल्ट कि वो एज अ कॉबरा बन के उस जगह का ध्यान रख रही है, बहुत लाइफ टाइम से वो ध्यान रख रही है, पर वो नहीं हो पाया था। अब इस लाइफ टाइम में वो सामने आ गया कि इसकी वो उसकी जो बड़े ब्रदर की वाइफ है, वो इस लाइफ टाइम में वो साधु की जो केयर टेकर थी। अच्छा। तो वो इनको बहुत परेशान करी कि तुम ये जगह छोड़ो, ये उनकी है, अच्छा, ये साधु की जगह है, तुम लोग ये छोड़ो। तो ये कह रहा है कि मेरे को मेरा हिस्सा दे, तो मेरे पास इतना कोई सेटअप नहीं, फादर की एक्सपायर हो चुके हैं, तो आई जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ माई मदर एंड सिस्टर, तो प्लीज़ मुझे दो हिस्सा, तो मैं चला जाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये मानते ही नहीं है, दे ही नहीं रहे। अब उस सेशन में दैट साधु केम, तो इसने कहा कि मेरा पैसा दिलवा दो, मैं चला जाऊँगा। उसने भी यही कहा कि तुम यहाँ से जाओ। तो ये तो पैसा, कहते तेरा पैसा मिल जाएगा, वो साधु कह के गया है, तेरा पैसा मिल जाएगा। कहते प्रैक्टिकली मिल जाएगा, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद कहते 2 दिन में पता नहीं क्या माइंड चेंज हुआ, उनके भी फादर नहीं है, वो भी बेटा है उनका, इनका भी बेटा है। वो बेटा अपने आप आया कि चल मैं तेरे को आधे पैसे दे दूँ तो तू जा। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको वहाँ से पैसे मिल जाएं, बट आफ्टर दिस सेशन साधु ने प्रॉमिस किया था तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तो मिल गए। उसके बाद कहता है फिर वो पुश कर करके उसको, पहले मुकर भी गया, वो देने का मन नहीं था उसका, मुकर भी गया, पर फिर भी दोबारा से मैंने कहा उससे साधु से कनेक्ट हो जा, उनको ही बोल के पैसे दिलवाए, तो फिर दोबारा आ गया वो देने के लिए। तो फिर नाउ दे मूविंग टू अ न्यू हाउस। तो मतलब बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो रीइंकार्नेशन उसका लेडी का चल रहा है कि शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट प्लेस। उसके मन में अभी भी यही है कि मुझे ये समाधि का ध्यान रखना है, या समाधि है उनकी।
अच्छा मैम, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, वो क्या अपनी ही फैमिली में अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ मुझे इसी परिवार में दोबारा आना है, या वो दूसरे जगह भी जा सकते हैं? मोस्टली तो अपनी फैमिली में ही आते हैं। अगर सोल ग्रुप एक्सटेंडेड है तो उसमें दूसरे में भी आ सकते हैं। तो कई बार तो जैसे वो सेम घर बनाया है आपने बहुत अच्छा, पर आपकी डेथ हो गई, तो आप फिर यूल कम बैक एज द चाइल्ड भोग करने हाँ आएंगे। हाँ। तो जैसे हमारी फैमिली में भी वी फील कि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो मेरे नेफ्यू के घर में है, अच्छा। उसके बेटे की तरह है। ओके। तो हम यही कहते कि वही पिताजी वापस आ गए। तो होता है, दे कम बैक इन द सेम फैमिली। पितृदोष मैम जो होता है वो भी क्या कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा होते हैं, क्या होता है? आपने किसी को नाराज़ किया है, परेशान किया है, तो इट कैन कैरी ओवर एज पितृदोष। तो उसमें फिर वही है कि आप माफ़ी मांगे। जो पूजा वगैरह करवाते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, फिर वो कर लेनी चाहिए। बट बेसिकली एक माफ़ी मांगते रहे ना एंसेस्टर्स से, तो फॉरगिवनेस करते रहे, तो वो हेल्पफुल रहता है। कोई अगर अभी शरीर में है और वो बहुत ईविल व्यक्ति है, बड़े बुरे थॉट्स हैं उसके, और उन्हीं थॉट्स के साथ वो मरा, इवन तो उसके परिवार ने उसके साथ बहुत अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, तो क्या वो थॉट उसके साथ सोल के रूप में जाएगा? क्या वो परिवार से बदला लेने के लिए वापस आएगा? एज अ सोल आप चले जाते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखती है। अपना बिहेवियर भी दिखेगा? अपना बिहेवियर भी दिखता है आपको, तो आप फिर सोल बदला लेने कम ही आते हैं, अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ वो है। सोल जो है बहुत वायलेंट है और वो पीछे पड़ी हुई है किसी के, तो वो भाई वापस आई कि मुझे इसी बंदे के साथ ही रहना है। अरे बाप रे। तो कई होते हैं सोल ऐसे बीच में, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत उडंत भी होते हैं, डिसेंट लोग भी हैं, उडंत लोग भी हैं, तो ऐसे सोल्स भी हो जाते हैं, पर वो कम, उनकी काउंटिंग जो है कम है, बट पॉसिबिलिटी होती है। मैम जनरली लोगों को, मैंने अगर जब हम सोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप, ये इतना आसान है कि आसपास सोल्स घूम रही हैं, चारों तरफ सोल्स ही सोल्स हैं, ये ऐसा होता है या उनका अपना एक वर्ल्ड है? वो इतना मतलब हर जगह नहीं होती है, तो जो उनको लगता है, जैसे ग्रेवयार्ड्स वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा होंगी। अच्छा। जहाँ नेगेटिविटी होएगी, नेगेटिव एनर्जी होएगी, वहाँ पे होएगी। और अगर आप स्ट्रॉन्ग, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कुछ हर्ट नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं उनको पॉजिटिव रखें, तो आपके ऊपर कुछ नहीं इफेक्ट रहेगा। यू आर सेफ। क्या हम एंसेस्ट्रल कर्मा को भी हील कर सकते हैं? हाँ जी, कई बार पॉसिबल होता है। तो अगर जैसे हमें कोई पीछे लाइफ से कनेक्शन हो रहा है एंड हमें समझ आती है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हम वहाँ पे उनकी फॉरगिवनेस करा देते हैं। अच्छा। तो इट्स ऑल अ थॉट प्रोसेस, माइंड गेम ही है एक तरह से। तो वहाँ पे उससे असर आता है, इट कम्स डाउन द जनरेशंस। तो इस प्रेजेंट लाइफ में फिर उसका इफेक्ट आ जाता है। मैम सोल जर्नी पे थोड़ा सा बात करते हैं। सोल जर्नी क्या कैसे रहती है? आपको क्या लगता है सोल जर्नी क्या होती है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट मैम, मुझे बहुत थोड़ा फिर भी थोड़ा एज अ लेमैन क्या थॉट आता है आपको? कि शरीर से आत्मा निकलती है, और उसके बाद फिर जब जैसे मैंने गरुड़ पुराण की कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसके बाद वो 41 या 43 दिन तक आसपास ही घर वालों के रहते हैं, फिर उसको पता लगता है कि नहीं अब जाने का समय आ गया है, फिर उसके कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब होता है। और मोक्ष तो खैर बहुत बड़ी बात है, बट देन शायद अगला जन्म लेते हैं फिर उसके बाद वो। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा बहुत रहता, बट वहाँ पे कोई अकाउंट नहीं रखता कि आपने क्या किया है, हिसाब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो आपके जो कर्म है वो आपके साथ ही जा रहे हैं, कोई हिसाब करने वाला आप खुद ही करते हो। अच्छा। आप अपने जो आपने कर्म किए हैं या नहीं किए वो आप खुद ही अकाउंट रखते हो, कोई वहाँ पे बैठा हुआ नहीं है कि आपके लिख रहा है कि क्या क्या गलत किया आपने या कैसे नहीं करना चाहिए। सोल अपना ही जज होता है और बाकी सपोर्ट करते हैं। बाकी कौन? सपोर्ट में जो सोल ग्रुप है, डिवाइन एनर्जीज है, वो आपको सपोर्ट करती है। एवरीवन इज सपोर्टिंग यू। तो आप अपना अकाउंट रखते हो कि मैंने इसके साथ मेरे कर्मा खराब हुए हैं, अब मुझे इसके साथ ठीक करना है। आप वो चैलेंज ले लेते हो कि मैं अब ये जो है मुझे बहुत ओवर पावर करेगा इस लाइफ टाइम में, तो यू एक्सेप्ट करके आते हो। अच्छा। कि आई एम रेडी टू फेस दिस, फिर इससे मेरा कर्मा इवन जैसे टोल्ड यू वो जेठानी दरानी का, तो वो इस लाइफ टाइम में शी एक्सेप्टेड कि अच्छा उसको इवन आउट करने हैं मेरे कर्मा मेरे साथ, तो वो एक्सेप्ट करके आई है। तो अब यहाँ आके हम भूल जाते हैं
वो वहाँ का सिस्टम है, यहाँ पे हम भूल जाते हैं। तो फिर हम लगते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वाई डू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, वो सब आते रहते दिमाग में बातें। बट जब हमारी एक्सेप्टेंस आ गई, चैलेंज आया है, इसको एक्सेप्ट कर ले, तो इसको साथ डील करें या फॉरगिवनेस करें, जो मतलब वॉट एवर इज़ नीडेड उसमें अगर हम करेंगे तो उससे आपके कर्म खत्म होने लगते हैं। मैम कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, यार यू आर द ब्लेस्ड सोल। क्या कुछ ऐसा होता है कि कोई बहुत ब्लेस्ड सोल होती है? बिल्कुल होती है। तो आपने जितना अपने ऊपर एफर्ट किया है, ब्लेसिंग्स तो सबके ऊपर है। अच्छा। तो ये तो नहीं कि हमें उनको ज़्यादा मिली है आपको कम मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको ब्लेसिंग्स इक्वली मिली हुई है। हमारे पास फ्री विल होता है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो फ्री विल की वजह से हम कई बार अपने चैलेंजेस को, जैसे अब शादी हो गई, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अब किसी कर्मा की वजह से हमारी शादी हुई है, बट मेरे से नहीं हो रहा, डिवोर्स लेके आउट हो गए आप, तो आपका फ्री विल चला, आपने वो छोड़ दिया। अब अगर उसको आप परस्यू नहीं करोगे, लाइक आफ्टर सेपरेशन ऑल्सो फॉरगिवनेस करो, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ले आओ, पॉजिटिव थॉट्स भेजो दूसरे बंदे की तरफ, तो आप अपना कर्मा रिजॉल्व कर रहे हो। ओके। अगर आप वो गुस्से में ही रहोगे, परेशानी में ही रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो 100% नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको दोबारा वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। भाग नहीं पाओगे। अभी तो आपने आउट ले लिया फ्री विल से कि डिवोर्स कर दिया मैंने, छोड़ो इसको, बट वो पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या पता बच्चा बन के आ जाए, फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई भी रोल रेल के आ सकता है, रोल हमारे कोई भी चल सकते हैं। क्या कुछ साइंस होते हैं मैम जो बताते हैं कि आप ब्लेस्ड सोल हो? लाइक व्हेन यू आर ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ पे आते, तो आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज मिलती है। वो कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। अच्छा। सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी तरह। एक तो आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे डबल नंबर्स, एंजल नंबर्स हम कहते हैं उनको, 22, 111, ऐसे वाले नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो एक तरह की साइन पोस्ट है कि आप सही रास्ते चल रहे हो। तो और आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, तो आप ब्लेस्ड हो। वो एक चीज़ दिखाते हैं। फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आपको चाहिए ना आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से मिलेगा। जैसे एग्जांपल कोई अमाउंट चाहिए आपको पैसे की, तो आप सोच रहे अच्छा कहाँ से लूँ, ऑटोमेटिकली कोई पेमेंट आ जाएगी या कोई आपको दे देगा। तो ये साइंस है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का, तो आपको हेल्प मिल रही है और आप सही रास्ते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको दिखाती है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। क्या यूनिवर्स हमसे बात भी करता है मैम? यस, थ्रू आवर थॉट्स, इंट्यूशन से आप अपने से कनेक्ट हो। इसलिए वो कहते हैं मेडिटेशन करो ताकि अपने से कनेक्ट करो, तो आपके माइंड में फिर थॉट्स को शांत करोगे तो इंट्यूशन आगे आएगी ना। आप अपना ही दिमाग चलाते रहोगे तो इंट्यूशन को चांस ही नहीं मिलेगा बात करने का। तो अपने थॉट्स शांत करो तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। तो मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी होता है, टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। मैम क्या री-इनकार्नेशन किसी भी सोल का किसी एलियन योनि में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी सोल्स ही हैं? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। एंड इनफैक्ट कई बार कनेक्शन एक में an alien soul had come that she felt she was connected to an alien soul. She not herself, but she felt कि वो उनके साथ है। तो पास्ट लाइफ में किसी में she was connected to an alien soul। तो हो सकता है बिकॉज हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो अर्थ इज़ अ लर्निंग प्लेस, स्कूल फॉर लर्निंग है ये। बट एक लाइक शी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑन अ डिफरेंट प्लानट। शी फेल्ट कि डिफरेंट प्लानट में है एंड मतलब नॉट पीपल लाइक अस, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब शी आई फॉरगॉटन नाउ हाउ शी डिस्क्राइब देम, बट बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी। एंड इट वॉज नॉट अ लार्ज कम्युनिटी, थोड़े से लोग थे वहाँ पे। एंड शी फेल्ट कि ऐसे ना छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई है वहाँ पे, एंड ऑल आर वेरी, सब कुछ जो है ना इकट्ठा करते हैं वो लोग। कम्युनिटी लिविंग हो रही थी, सबका एक ही जगह में सारी, जैसे जो उनका खान पान था, तो शी फेल्ट इट वाज मोस्टली नेचुरल थिंग्स, फ्रूट्स वगैरह उस टाइप का खाते थे, पर वो इकट्ठा था। मैम ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? क्योंकि सोल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या कुछ सोल से उनका कनेक्शन होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपका जैसे जो भी आपका लाइफ पाथ रहा है, आपकी जो भी रहे, तो वो सब कुछ कहीं पे एक तरह से रिकॉर्ड हो रहा है समझो। तो देयर इज नोबडी राइटिंग एज सच, बट आपका जो मतलब वो सोल से ही कनेक्टेड है। तो हर एक सोल का अपना रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स उनको हम नाम देते हैं। वो उसके लिए हम भी जब कनेक्ट करते हैं थ्रू अ पास्ट लाइफ, हम उसी को टैप कर रहे हैं।
एक्सेस है? एक्सेस करते हैं उसी वजह से हमारा एक कॉन्सेप्ट आना कि एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे बहुत सबके रिकॉर्ड्स पड़े हुए, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारी नॉलेज वही बताती है। तो और जो कई आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर्स अलग होते हैं तो दे कैन टैप डायरेक्टली, उसमें आपको ट्रांस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो ऐसे ही बता सकते वो ऐसे हैं? ही टैप करके आपकी परमिशन से, विदाउट परमिशन नहीं होता, आपकी परमिशन लेके वो आपके रिकॉर्ड्स को टैप करके आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उससे कनेक्टेड या कोई भी और गाइडेंस जो मिलनी होती है वो उनके थ्रू आ जाती है। आपकी लाइफ का कोई केस आपने देखा है जहाँ पर आपने देखा हो कि रीबर्थ हुआ है और कोई ऐसी सोल आई है जो इस देश की ही नहीं है, कहीं बाहर की सोल आ गई है? एलियन सोल यू मीन टू से? नो, हाँ किसी दूसरे देश की। हाँ, एक का आया था तो शी फेल्ट के शी वॉज अ अमेरिकन सिटीजन, मतलब बाहर की थी, अमेरिकन थी या जो भी थी, मुगल्स के टाइम में। ओके। तो आई थिंक ब्रिटिश की होंगी फिर वो। तो शी फेल्ट कि शी वॉज अ फॉरेनर एंड शी वॉज, वो जो ब्रिटिश का जैसे सेटअप था तो उनकी एक जेल थी, तो उसमें लोगों को बंद करके रखा हुआ था, यहाँ के जो भी उन्होंने रखे हुए थे। तो उसको लगता था कि वो एक सोल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अच्छा। तो वो शी वॉज अ फॉरेन लेडी और वो जाके उसी को जो है ना खाना भी देती थी, उसका ध्यान रखती थी बहुत। एंड देन शी रियलाइज कि वो लोग जो है ना सर्पियोनी से इकट्ठे हैं। सर पे योनी से? हाँ, कहती है आई शी कुड सी हरसेल्फ एज सर्पियोनी में कि हम दोनों हैं इकट्ठे। ओह। तो उसको वहाँ से कनेक्शन फील हुआ कि हम लोग बहुत पुराने सोल हैं और इस लाइफ टाइम में शी वॉज नॉट इन द ह्यूमन फॉर्म, वो सोल फॉर्म में थी और उस बंदे से अटैच थी। तो उस दैट पर्सन जो जेंटलमैन थे वो आए थे मेरे पास क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। काम तो ठीक चल रहा था बट वाइफ से बिल्कुल नहीं बन रही थी क्योंकि वो अटैच थे। वो अटैच थी। तो वो कह रही थी आपकी डॉटर ने आना था तो मैंने अलाउ किया कि शादी हो जाए, और जैसी डॉटर हुई उसको अलग कर दिया। तो इसलिए उसकी वाइफ से बन ही नहीं रही थी, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, इस टाइप का सिचुएशन हो रखी थी उनकी। एंड उसने समझा बताया कि वो जो है ना सर्प योनि से हम लोग इकट्ठे हैं और एक उस लाइफ टाइम में शी वॉज द केयर टेकर जेल में, और ये जेल में था। दिस जेंटलमैन वॉज वन ऑफ द प्रिजनर्स और वो बहुत ध्यान रखती थी। तो उसका मतलब बड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेशन था वो। अच्छा मैम, क्या ऐसा भी होता है जैसे कि अगर अभी मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मान लीजिए मेरे बहुत ख़राब कर्म भी हैं, तो क्या मैं अपनी योनि चेंज कर सकती हूँ अपना? जैसे मैं अभी ह्यूमन हूँ तो क्या नेक्स्ट रीबर्थ जो मैं लूँगी वो किसी सांप में या किसी और उसमें जा सकते हैं? What I feel personally, maybe I don't know how much others will agree, पर मुझे लगता है कि एक बार ही हम ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, हम वापस उसमें नहीं जाते अनलेस हमारे कर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। तो आपको स्टॉप करने के लिए कि आप अपने कर्म और ख़राब ना करो, तो आपको फिर एक एनिमल बर्थ ले सकते हो। बट नॉर्मली आई डोंट फील कि एक बारी, क्योंकि हमारा वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है सोल की जर्नी का। सोल की जर्नी है कि प्रोग्रेस करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। अगर हम एनिमल योनि में आ जाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं पॉसिबल, कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत नीचे आ वो तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए फिर वापस नहीं जाते, एक बार ही आ जाए। बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए कर्म है तब हो सकता है, अदरवाइज नो। और क्या जो अभी प्रेजेंट सोल है वो हमारी एनिमल योनि को टैप कर सकती है? हाँ जी, एक बार ही मैंने देखा था तो शी सॉ हरसेल्फ एज अ ओल्ड, मतलब थोड़ा बूढ़ा लायन। अच्छा। कि बड़े आराम से बैठा हूँ मैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लग रहा था उसको फील करके कि मैं लायन थी। ओके। पर यह है कि वो शांति से बैठा हुआ है और इस लाइफ टाइम में ऑल्सो उसकी ना लाइफ बड़ी शांत सी है, नोबडी कोई ज़्यादा कोई इंटरफियर नहीं करते उसके साथ। अच्छा मैम, एनिमल्स के तो कोई कर्मा नहीं होते हैं, उनकी सोल तो लाइक वो तो कॉन्शियसनेस का ग्रोथ लेवल ही के नहीं होती है, अकॉर्डिंग है ना। तो फिर हम ह्यूमन कब बनते हैं? दिस इज समथिंग वेरी डीप, तो हमें समझने की ज़रूरत है इसको, तो जाके देखना पड़ेगा कि आई थिंक वो सारी रियोनिया क्रॉस हो जाती है तो फिर हम ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, ताकि आप अच्छे कर्म कर लो, प्रोग्रेस तर आपकी, जाओ। हाँ, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो पाए। आपने सारे एक्सपीरियंस कर लिए, अब आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए जब पहली इनिशियली हम आते हैं तो हम जो यू कुड से द यंग सोल्स, नॉट लो सोल्स, यंग सोल्स होते हैं, उनको लाइफ इतना मैनेज करना नहीं आता, तो वो सीख रहे होते हैं अभी लाइफ कैसे मैनेज करते हैं। तो सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं इस लाइफ टाइम में, तो धीरे धीरे दे ग्रो, तो फिर वो ओल्ड सोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर वो है कि बहुत लाइफ टाइम्स निकल जाते हैं आप सीखने में ही। मैम, ग्रीफ जो होता है किसी अपने की मृत्यु, वो डर हमें जनरली लाइफ टाइम रहता है, और जब
उससे एनकाउंटर करते हैं तो वो जो एक मन में खालीपन पैदा हो जाता है, कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसमें हेल्प करता है? हाँ, उसमें कई बार हमें समझ आ जाती कि हमने क्यों लूज़ किया, वाई हैव वी लॉस्ट दिस पर्सन। और कई बार वो हमें सिखाने के लिए उन्होंने वो रोल लिया होता है कि हम आपको छोड़ देंगे ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ो। क्योंकि देखो, जब तक झटका नहीं लगता कोई भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं मुड़ता। वो कहते हैं जब परेशानी होती है तब भगवान को याद करते, तो वो वाला हिसाब है। तो आपको वो धक्के मारती है यूनिवर्स कि आपको इस बात पे आना ही पड़ेगा, और एक झटका देगी, आप नहीं समझोगे तो एक दूसरा झटका मिलेगा। तो ये मैंने स्टोरी पढ़ी थी, इट डिडंट हैपन। तो उसमें शी लॉस्ट हर फादर एट अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ हर लाइफ। तो मतलब यंग थी, टीनेजर थी, तो फादर की डेथ हो गई, तो उसमें से नहीं उबर पाई वो। तो वो भगवान को ही ब्लेम करती रहती कि क्यों किया ऐसे मेरे साथ, ऐसा क्यों, नहीं समझ पा रही थी को आई हैव टू डील विथ लाइफ, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा। लेटर ऑन इन आवर लाइफ शी सफर्ड द डेथ ऑफ अ सन। ओह माय गॉड। उससे फिर झटका लगा उसको, मतलब आप एक झटके से नहीं संभले हो तो आपको दूसरा मिलेगा। उसके बाद शी टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद हर लाइफ वाज वेरी स्मूथ, बट वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ी उनको, समझनी पड़ी। तो ऐसे आपको झटके मिलते रहेंगे। तो पास्ट लाइफ से उन्होंने क्या क्या थेरेपी कराई थी? उसे थेरेपी कराई थी ना, तो उसको फिर समझ आया कि मुझे लाइक समडे इट्स नॉट कनेक्टेड टू द पास्ट ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी कनेक्टेड है ये। तो आपको समझना है कि मुझे एक्सेप्टेंस लानी है, दिस इज समथिंग नेचुरल। हम नहीं आती एक्सेप्टेंस, बहुत मुश्किल है, आई नो इट, बिकॉज आई हैव डेल्ट, बहुत सारे लोग आए हैं। एक लेडी तो उसकी लाइक 29-year-old डॉटर सुसाइड कमिट कर लिया उसने, तो वो नहीं उबर पा रही थी उसमें से, तो बहुत हीलिंग करनी पड़ी उनके साथ। तो अब एटलीस्ट 3-4 साल हो गए, तो अब एक्सेप्टेंस आ रही है, तो बहुत मुश्किल है उससे उभरना, पर कहीं ना कहीं तो लाना ही पड़ेगा ना एक्सेप्टेंस, क्योंकि दिस इज़ लाइफ, आप तो जी रहे हो, और आपका पाथ भी यही है कि आपने यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, भगवान से कनेक्ट होता है। जितना आप उनसे कनेक्ट होएंगे आप उतना एक्सेप्टेंस आती जाएगी आपको, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती रहेगी। राइट मैम, पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न्स भी होते हैं क्या? हाँ, एग्जाम्पल जो हमारे साथ हर लाइफ में चलते हैं, कुछ बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल पैटर्न्स? बिल्कुल चलते ही हैं। आप नहीं सीखोगे तो आपको कोई चीज़ फेस करनी पड़ेगी खड़ी खड़ी, स्पेशली रिलेशनशिप में। जैसे जैसे मैं बताया था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आप नहीं समझ रहे हो, उसी में ही चल रहे हो, तो आपको नेक्स्ट लाइफ फिर मिलेगी कि आप करो, रिजॉल्व करो। एंड अर्लियर एक जो मैंने केस बताया था कि फादर थे, वो मदर बने इस लाइफ टाइम में, तो अब फिर वही सारा सोल ग्रुप इकट्ठा आ गया कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, समझो एक दूसरे को, और उसमें आपकी ग्रोथ है कि यू टेक अ स्टैंड, अपने आप को ऊपर उठाओ। तो आप भी जो है ना लो नहीं रह सकते हो, आपको भी अपना मतलब एक स्टैंड लेना पड़ेगा इन लाइफ। तो जो मार खाते हैं वो नहीं चलेगा। आखिरी सवाल मैम, कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर लोग विक्टिम ही मिलते हैं, वो बेचारे जीवन भर मदद ही करते रह जाते हैं। लोग इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी, उसको इमोशनली हील कर दिया, उसकी हेल्प कर दी। तो क्या ऐसे लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होता है कि उन्होंने रीबर्थ इस रूप में लिया है कि वो लोगों की मदद ही कर सकें? कई बार जो हायर सोल्स होते हैं वो आते ही वापस दूसरों की मदद करने के लिए। ओके। उन्होंने वो कहते हैं कि बस अब मुझे और आखिरी लाइफ है, मुझे और नहीं लेना, बट आपको चॉइस मिलती है कि अब आप जाके दूसरों की हेल्प करो। अच्छा, फ्री विल। फ्री विल, वो आपको चॉइस मिलती है एट द सोल लेवल बिफोर योर बॉर्न। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे जो है ना प्लानिंग की, अच्छा आप जाओ और दूसरों की हेल्प करो। आपने तो अपने कर लिया, तर गए, रियलाइजेशन हो गई आपकी, बट यू हैव टू गो बैक नाउ। तो आपकी चॉइस होती है कब में। जो एलिवेटेड सोल्स हैं, लाइटेंड सोल्स हैं जो दुनिया में आते हैं, वो ज़्यादातर इसी तरह से आते हैं कि हमने दूसरों को भी उभारना है, तो वो यही सोच के आते हैं कि मुझे हेल्प करनी है। सो वो रोल उनका वही होता है फिर। ओके मैम, काफ़ी सारी बातें हुई हैं आज रीबर्थ पे, बहुत एक अलग केस स्टडीज़ हमने सुनी है आपके थ्रू। अगर कुछ रह गया हो जो आप शेयर करना चाहती हूँ स्पीकिंग श्री के दर्शकों के साथ, तो प्लीज़ गो अहेड। तो पास्ट लाइफ से तो ठीक है, हम कनेक्टेड है, वहाँ से आ रही है, तो हम जितना फॉरगिवनेस मोड में रहेंगे तो वो पास्ट लाइफ के कर्म हमें कटते जाएंगे। ये लाइफ हमने अच्छी तरह से जीनी है, उसमें हमारा मेन चीज़ जो है हमारी हेल्थ आ जाती है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। एंड द मेन थिंग विथ हेल्थ इज़ ऑफ कोर्स पॉजिटिवनेस तो रखनी होती है, पॉजिटिविटी क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ ब्रेथ। ओके।
ब्रेथ ही जो है जो कनेक्ट करती है हमने लाइफ से। ब्रेथ खत्म होगी, लाइफ खत्म होगी। तो हमारा ना सांस लेने का तरीका ही कई बार ठीक नहीं होता, तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। बिकॉज नॉर्मल सांस ब्रेथ हमारी डीप होनी चाहिए अप टू आवर नेवल, पर हमारी यहाँ तक होती है, यहाँ तक होती है, लाइक थ्रोट तक रहेगी या चेस्ट तक। आप क्या हम ना जल्दी में रहते हैं जल्दी जल्दी सांस ले लो तो वो उससे हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि उससे फिर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता। तो वो अब जब ब्लड ही नहीं मिलेगा बॉडी को, प्रॉब्लम्स तो फिर आएंगी। तो थोड़ा सा अगर आप डीप ब्रीदिंग करोगे, बिकॉज देखो आप ना, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड भी नेवल से कनेक्टेड है, तो उसी से बेबी को सब कुछ मिलता था। तो आप भी बेबी के ही वर्जन हो, तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लो, नरिश योर ऑल योर, जो आपके जितनी भी वेन्स सब यहाँ से कनेक्टेड है नेवल से। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आप सबको नरिशमेंट दे रहे हो, पूरी बॉडी को नरिशमेंट। तो अपर पार्ट लोअर पार्ट सब हील हो जाता है। तो आप थोड़ा टाइम भी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी हमारे ये प्राणायाम वगैरह जो है ना बहुत पावरफुल है तरीके, तो वो करने चाहिए। नॉर्मली ऑल्सो दिन में जब ध्यान जाए 2-4 बारी 6 बारी जितनी देर आप कर सकते 2-4 मिनट, तो डीप ब्रीदिंग करो, कनेक्ट टू योर सेल्फ। तो वो अवेयरनेस भी एक आती है, एक माइंडफुलनेस आ जाती है, और माइंडफुली जब आप रहते हो तो आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।